आप देख रहे हैं अनुशिक्षा क्लासेस। आज हम आपको बता रहे हैं भाग 2 संविधान का। तो इसके पहले हमने आपको संविधान का भाग 1 बताया था और संविधान के विदेशी स्रोत बताए थे और संविधान का इंट्रोडक्शन बताया था। तो इस वाली वीडियो में हम आपको भाग 2 बता रहे हैं जो नागरिकता से संबंध है और ये आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। तो आप अगर चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाग 2, तो जो भाग 2 है वो है नागरिकता से संबंधित। और भाग 1 में क्या था कि संघ और राज्य, और आर्टिकल हमने आपको 1 से लेके 3 तक बताए थे। तो जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमसे वही बता रहे हैं आपको, जो पेपर है पूछे जाते हैं। अब हम इस वाली वीडियो में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक बात कर रहे हैं। तो जो आर्टिकल 5 है उसमें क्या है कि प्रारंभ में नागरिकता। तो आर्टिकल 5 में क्या है, प्रारंभ में नागरिकता। हम नागरिकता के बारे में आगे ही देखेंगे वीडियो में। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्रारंभ में नागरिकता, तो वो है आर्टिकल 5 में। अब आर्टिकल 6 में क्या होता है कि जुलाई 1948 तक जो पाकिस्तान से भारत वापस आ गए भारतीय नागरिकता मान लिया गया। तो नागरिकता का मतलब ये होता है कि जैसे कि अब आर्टिकल 6 के हिसाब से क्या चल रहा है कि जुलाई 1948 तक जो भी व्यक्ति यानी कि पाकिस्तान में रहा हो या फिर पाकिस्तान की मतलब 1948 के पहले, ठीक, तो 1948 के टाइम तक ही क्या हुआ, वो भारत का वापस आ गया। तो उसमें क्या हो गया, वो भारत का नागरिक मान लिया गया। अब आर्टिकल 6 में था ये। तो आर्टिकल 9 की बात कर रहे हैं हम। तो आर्टिकल 9 में क्या है कि कोई भारतीय यदि विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तब उसको भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। कि मतलब विदेशी नागरिकता इस वजह से कि जैसे कोई व्यक्ति हो तो वो विदेशी नागरिक यानी कि विदेश में रहने चला गया और वो वहीं की नागरिकता प्राप्त कर ले तो क्या हो जाएगा, अपने यहाँ की यानी कि भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये आर्टिकल 9 में बात कर रहे हैं हम। तो आर्टिकल 9 में क्या बताया है कि कोई भी भारतीय यदि विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तब उसको भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अब हम आर्टिकल 10 और 11 की बात करेंगे। तो आप क्लास को लास्ट तक देखते रहिए। हम आपको बताएंगे कि आर्टिकल 10, 11 और 8 के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है और लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो गणतंत्र है यानी कि इसका अर्थ होता है पद वंशानुगत ना चले, यानी कि मतलब जो भी गणतंत्र है तो इसका मतलब ये होता है कि वंश से वंश ना चले, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रपति हैं, अब इनके कोई मतलब बच्चे हैं या कुछ भी, तो वंश से वंश यानी कि राष्ट्रपति ना बने। कि जैसे कि मतलब कोई प्रधानमंत्री है तो इनके बच्चे भी हैं, तो मतलब जैसे कि गणतंत्र दिवस का मतलब यही गणतंत्र का अर्थ है कि पद वंशानुगत ना चले, कि वंश से ना चले। इसका यही मतलब होता है गणतंत्र का अर्थ, ठीक। अब लोकतंत्र का अर्थ ये होता है कि जहां पर जनता द्वारा सरकार चुनी जाए उसे क्या होता है, लोकतंत्र का अर्थ होता है। हम इसमें ये पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 और आर्टिकल 8 के बारे में। तो जो आर्टिकल सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 8। तो जो आर्टिकल 8 है वो है भारत के बाहर रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों को नागरिकता का प्रावधान। यानी कि मतलब इसमें ये होता है कि जैसे भी कोई व्यक्ति है या कि मतलब तो जो विदेश में रहकर विदेश की लड़की से शादी कर लेता है और वो भारत का है तो क्या होगा कि मतलब उसकी नागरिकता विदेशी भी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, विदेशी हो जाएगी, ठीक। और वो भारत की भी रहेगी और विदेश की भी रहेगी, क्योंकि इन दोनों में से एक कोई भारत का है और एक कोई क्या है, विदेश का है। अब यहाँ पे आर्टिकल 10 की बात कर रहे हैं। तो जो आर्टिकल 10 है वो है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, ठीक है। आर्टिकल 11 है वो है कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है और संसद को ही इस पर छीनने का अधिकार भी है। संसद को ही नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार भी इसी में है। तो जो कौन से आर्टिकल में है, 11 में है। और आर्टिकल हमने आपको क्या बताया है कि 10 में क्या है, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, और आर्टिकल 11 में है नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। और आर्टिकल 8 में क्या है, भारत के बाहर रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों को नागरिकता का प्रावधान। और गणतंत्र का अर्थ होता है कि पद वंशानुगत ना चले, यानी कि वंश से वंश ना चले, ठीक है। और लोकतंत्र का मतलब जहां पर जनता द्वारा सरकार चुनी जाए वो क्या होता है, लोकतंत्र का अर्थ। अब हम आगे इसी क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे इसी के ही।
हम बात कर रहे हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जन्म से ये मतलब होता है कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जन्म भारत में हुआ हो तो वो भारतीय नागरिक है। इसका ये मतलब है कि जिसका भी जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ हो भारत में तो वो क्या है, भारतीय नागरिक है। तो ये मतलब है कि जन्म से, ठीक है, कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जन्म भारत में हुआ हो तो वो क्या है, भारतीय नागरिक है। अब वंश परंपरा की बात कर रहे हैं। तो वंश परंपरा यानी कि यदि किसी का जन्म विदेश में हुआ हो लेकिन उसके माता पिता में किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तो क्या होगी, ये वंश परंपरा होगी, ठीक है। यानी कि जो भारत का नागरिक होगा, कि इन दोनों में से किसी एक का जन्म माता पिता में से जिसका भी जन्म भारत में हुआ हो तो वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा, ठीक है। अब पंजीकरण में ये मतलब होता है कि 6 माह निवास, जब वो जो भी व्यक्ति यानी कि 6 माह का निवास करेगा और 5 वर्ष का निवास करेगा तब क्या होगा, इसका पंजीकरण होगा। और देशीकरण का ये मतलब होता है कि 5 वर्ष निवास और 10 वर्ष का निवास हो, जिसमें भी मतलब देश के स्थान पर यानी कि देशीकरण का ये मतलब होता है कि 5 वर्ष निवास और 10 वर्ष का निवास हो, कि जहाँ पे भी वो रह रहा हो तो मतलब उसे नागरिकता वहाँ की प्राप्त करनी हो तो वो 5 वर्ष तक निवास करे और 10 वर्ष तक निवास करे, तो ये होता है देशीकरण। तो आज की वीडियो में हमने आपको भाग 2 बताया है और आर्टिकल 5 से लेके 11 तक इम्पोर्टेंट बताए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।